हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हमने अब तक क्लास 6 एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर ली है, जिसमें मैंने पूरी क्लास 6 एनसीईआरटी को आपको लेसन वाइज समरीज बताई थी। लेसन वाइज मैंने एक एक चैप्टर की वीडियोस बना रखी है। आप चाहें, आपने अगर नहीं देखी है तो आप फिर से देख सकते हैं। आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 7 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2। क्लास 7 की हम बात कर ले तो मैं बता दूं कि क्लास 7 में टोटल 5 यूनिट है, जिसमें फर्स्ट यूनिट है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। लेसन फर्स्ट जो भी पढ़ेंगे हम ऑन इक्वलिटी, समानता, जो कि फर्स्ट यूनिट में आता है। और लेसन 10 जो है स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, ये भी फर्स्ट यूनिट में आता है। बाकी दूसरी यूनिट्स जो हैं वो लेसन वाइज हम पढ़ेंगे। हम लेसन की स्टार्ट करते हैं। ऑन इक्वलिटी, समानता के बारे में पढ़ते हैं। पाठ की शुरुआत कहानी से की गई है। कहानी बता रही है कांता की स्टोरी। कांता की स्टोरी का दिन बताया गया है जो वोटिंग का दिन होता है। तो वोटिंग के दिन जो होता है, कांता जो होती है वोट देने के लिए लाइन में खड़ी रहती है। तो लाइन में खड़ी रहती है तो वो देखकर बहुत खुश हो जाती है कि वह जहाँ पर काम करती है जैन साहब के यहाँ, तो जैन साहब भी उसी लाइन में खड़े होते हैं वोट देने के लिए। तो वो काफ़ी खुश हो जाती है ये देखकर कि यहाँ पर हमारे देश में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी से हम बिलोंग करते हैं। तो फिर सभी जो इंसान है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, सभी को एक प्रकार से वोट देने का हक है। सभी एक लाइन में, सभी के वोट की एक वैल्यू है। तो वो काफ़ी खुश हो जाती है और फिर वह जल्दी जल्दी वोट देकर आकर अपने घर पे काम करके जैन साहब के यहाँ काम करने जाती है। वह वहाँ पर जैन साहब के यहाँ काम करने जाती है। काम करके जो जैन साहब की वाइफ है उनसे वो कहती है कि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी की तबीयत खराब होती है तो उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। तो वह जब हॉस्पिटल ले जाती है, तब वो देखती है कि हॉस्पिटल की लाइन में काफ़ी जो गरीब लोग हैं वो खड़े रहते हैं। तब उसके दिमाग में यह बात आती है कि जैन साहब भले वहाँ पर वोट देने के लिए हमारे साथ एक लाइन में खड़े हैं, लेकिन कभी उन्हें अपने बच्चों के इलाज के लिए ऐसे तो खड़ा नहीं रहना पड़ता होगा। उस समय उसके दिमाग में आता है, क्या डेमोक्रेसी में इक्वलिटी एग्जिस्ट करती है? क्या डेमोक्रेसी हमारे देश में है, फिर भी इक्वलिटी हमारे देश में है इतनी? क्या सभी लोगों को एक तरह से ट्रीट किया जाता है? तो यही बता रखा है कांता की स्टोरी से कि डेमोक्रेटिक इंडिया है, लोकतांत्रिक हमारा भारत है, इसमें सभी जो है, चाहे वह पढ़ा लिखा है, चाहे वह अनपढ़ है, चाहे गरीब है, अमीर है, जो भली वो रिच है, पुअर है, सभी को वोट देने का अधिकार है। इसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। हम ये क्लास 6 में भी ये टर्म मैं आपको बता चुकी हूँ। जब हमने क्लास 6 एनसीईआरटी की समरी पढ़ी थी तब भी ये टर्म आ चुकी है। फिर से बता देती हूँ, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो होती है, इसका मतलब होता है सभी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, वुमन है, मैन है, कुछ भी है। 18 साल के ऊपर जितने भी व्यक्ति होते हैं, अडल्ट जिसे हम बोलते हैं, 18 साल के ऊपर सभी को अडल्ट माना जाता है। उन सभी को वोट देने का अधिकार होता है। एक गरीब मजदूर से लेकर बिजनेसमैन तक सभी को वोट देने का अधिकार होता है। इसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि हमारे डेमोक्रेसी में सभी को प्रोवाइड होती है। अब जैसे जैसे वो उनका दिन गुजरता है कांता का जो, तो वो थोड़ा सा एहसास होता है कि कुछ तो कमी है इक्वलिटी के रियल मीन्स में। मतलब इक्वलिटी बोला गया है डेमोक्रेसी में, लेकिन इक्वलिटी में कुछ तो है। जैसे सुबह उसने देखा था कि जिस लाइन में वो खड़े थे उसी लाइन में जैन साहब खड़े थे वहाँ पर वोट देने के लिए, लेकिन जब वो डॉक्टर की लाइन में से देखा तो डॉक्टर की लाइन में कभी जैन साहब ऐसे तो नहीं खड़े होंगे, जहाँ पर सभी पुअर ही खड़े थे अपने बच्चों को हॉस्पिटल में बताने के लिए। तो इसमें यही बता रखा है कि अनलाइक द वोटिंग सिस्टम, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर डिफरेंट। मतलब कि वोटिंग सिस्टम से गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिफरेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने सभी पुअर थे, जबकि वोटिंग के लिए सभी जो हैं खड़े हुए थे। जब उसमें कोई इसको किसी में डिफरेंस नहीं था, कौन पुअर है कौन गरीब है। तो यहाँ बता रखा है कि टोटल इक्वलिटी जो डेमोक्रेसी में हमें दी हुई है, वो जो रियल इक्वलिटी है उनसे कैसे अलग है। अब आते हैं अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटीज के अंदर बता रखी है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर पीपल इन इंडिया एक्सप्रेस इनइक्वलिटी इन डिफरेंट वेज। अब पुअर के अलावा भी हमें डिफरेंट वेज में इनइक्वलिटी का सामना करना पड़ता है, असमानता का। ज़रूरी नहीं है कि जो पुअर है उसी के खिलाफ इनइक्वलिटी, असमानता दिखाए। बहुत सारे अलग जो नॉर्म्स है, कुछ अलग अलग दायरे हैं जिसमें भी इनइक्वलिटी देखने को मिलती है, जिसका अच्छा एग्जाम्पल है कास्ट सिस्टम। हम पढ़ चुके हैं, मैं फिर से बता रही हूँ। कास्ट सिस्टम के हिसाब से इंडिया में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन बताना पड़ता है। 6th क्लास एनसीईआरटी में हमने पढ़ लिया है। एक बार फिर से बता देती हूँ। कास्ट सिस्टम के बेस पर लोगों को, जो अमीर होते हैं, जो अपर कास्ट होते हैं, वो लोअर कास्ट के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं, उनके खिलाफ उन पे अपना रौब जमाने की कोशिश करते हैं। तो बताया गया है कि रिच और पुअर के अलावा भी कास्ट सिस्टम में, इंडिया में कास्ट सिस्टम के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी देखी जाती है। अब जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उन्हें दलित बोला जाता है। दलित का लिटरली मीन होता है ब्रोकन, यानी टूटा हुआ। तो मतलब अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों को
ब्रोकन यानी टूटा हुआ बोल कर उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनको उनके नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके डिग्निटी को हार्म पहुंचाते हैं। अब बुक में जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। दो एग्जाम्पल है, फर्स्ट में बताती हूँ ओम प्रकाश वाल्मीकि का। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित राइटर है। उसने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी झूठन में बताया गया है कि जब वह छोटा था, स्कूल जाता था, तो उससे उसकी कास्ट के हिसाब से कैसे डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता था। जब सभी बच्चे पढ़ते थे तो उसे मतलब उसकी कास्ट, वो दलित कास्ट से बिलोंग करता था, तो जो सब बच्चे बैठते थे उन सब से उन्हें अलग बिठाया जाता था, और उन तक तो जो बैठने के लिए चटाई थी वो भी नहीं आती थी। उन सबको अलग उनको सबके साथ खाने नहीं दिया जाता था, उनके लिए पानी पीने के लिए भी अलग होता था, और उनको जो है कई बार बच्चे और स्कूल के टीचर बिना बात के सॉरी मार देते थे, बिना रीज़न के उन्हें मारते थे, पीटते थे। और उन्हें जो वहाँ का स्कूल का ग्राउंड था वहाँ पर भी झाड़ू वगैरह लगवाया जाता था, क्योंकि जब सब बच्चे पढ़ रहे होते थे तब उन्हें स्कूल में ग्राउंड लगवा दिया जाता था। और एक दिन जब इसी प्रकार वो ग्राउंड में कचरा निकाल रहे थे तो उनके पिताजी ने उसे देख लिया, वहाँ से गुजर रहे थे तो देखा कि उनके बच्चे से ऐसा काम कराया जाता है। तो वो स्कूल के प्रिंसिपल से आकर कहता है कि आप ऐसा नहीं करवा सकते हैं, और आप देखिएगा कि मेरा बच्चा भी यहीं पढ़ेगा और मेरे बच्चे जैसे ही कई बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार बताई गई है स्टोरी में कि कैसे कास्ट के हिसाब से भी ऑथर को डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा था। और दूसरा एग्जाम्पल इसमें बता रखा है अंसारी का। अंसारी जो है एक मोमेडियन है। अंसारी और इसकी वाइफ जो है वो रूम रेंट पर लेने के लिए काफ़ी ढूंढते हैं। उनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ किसी दूसरे शहर में रूम रेंट पर लेने आते हैं तो कई लोग उन्हें देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब वो उनकी कास्ट पूछते हैं, वो देखते हैं कि वो मोमेडियन है तो उन्हें मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ नॉनवेज पकाना अलाउ नहीं है। लेकिन एक जो लेडीज़ थी वो उनकी बात सुनकर शॉक्ड हो गई, क्योंकि वो देखते हैं कि पास ही वाले रूम से फिश कुकिंग की स्मेल आ रही थी। तो फिर वो सोचते हैं कि ये तो गलत है। तो फिर जब उनका लैंडलॉर्ड जो होता है, जो उन्हें रूम वगैरह दिखाता है, तो वो बोलता है कि आप अपना नाम चेंज कर लीजिए और मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लीजिए। पर वो अंसारी ये फिर मना कर देते कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपना नाम चेंज नहीं करेंगे। फिर लास्ट में जाकर कोई एक लेडी उन्हें मिलती है जो कि उन्हें रूम देने के लिए रेडी होती है। तो इसमें बताया गया है कि कैसे लोगों को उनकी कास्ट, उनके रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अब ये पर्सन जो अनइक्वली ट्रीट हुए थे, क्या ये सही था? उनकी डिग्निटी को कितना वॉयलेट किया गया था, उन पर कितना नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी? क्या ये डिज़र्व करते थे? ओम प्रकाश और अंसारी क्या डिज़र्व करते थे कि उन्हें ऐसे ट्रीट किया जाए? क्या उन्हें नहीं लगता था कि उन्हें भी दूसरों जैसे रेस्पेक्ट दी जाए, डिग्निटी दी जाए? तो वही बता रखा है लेसन में। अब आते हैं आगे, इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय लोकतंत्र में कुछ समानताएं भी दे रखी है। अब जो भारतीय लोकतंत्र जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन्स एज इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। लेकिन क्या लिख देने से ही क्या इक्वली ट्रीट हो जाते हैं सभी? लेकिन इक्वली अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है। कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग बाग ये जानते हैं कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन ऐसे करना गलत है, लेकिन फिर भी वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कास्ट के बेसिस पर। गाँव में कई एरिया हैं जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। अब जो है कुछ प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है इक्वलिटी के लिए, जिसमें है सबसे पहले फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, बड़ा है, छोटा है, कोई भी है, सबके लिए लॉ जो है इक्वल है। वह पीएम से लेकर मजदूर तक, प्रधानमंत्री हमारे देश का है, राष्ट्रपति है, उसके ऊपर भी वही लॉ लागू होगा जो एक छोटे मजदूर पे लागू होता है। दूसरा है कोई भी व्यक्ति उसके रिलीजन, उसके धर्म, उसकी कास्ट, उसके बर्थ प्लेस और उसके अगर वो मेल है फीमेल है इसके नाम पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उसके अंदर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा है सभी जो व्यक्ति है, भले वो SC ST से बिलोंग करता है, भले ऊपर अपर कास्ट से बिलोंग करता है, भले OBC से बिलोंग करता है, सभी को पब्लिक प्लेस में जैसे प्लेग्राउंड है, होटल है, शॉप है, सभी को समान उसका हिस्सा होगा, सभी को यूज़ करने के लिए समान जो इक्वलिटी है मिलेगी। और चौथा है अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, उसको अबॉलिश किया जाना चाहिए या फिर वो नहीं मानी जाएगी छुआछूत। अब इस प्रकार जो है वो गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न निकाल रखे हैं कि ये सब जो है वो गलत है और लोगों को बताया गया है। अब जो है गवर्नमेंट जो है ऐसे इम्प्लीमेंट करने का काम कैसे करती है? सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाए जाते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा कि क्या क्या लॉ है हमारे पास, ये लॉ बनाए। और दूसरा जो है गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम और स्कीम निकालती है जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ के लिए, मतलब जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए कुछ प्रोग्राम निकालती है। और ये लोकल गवर्नमेंट का या जो छोटे लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उनका काम होता है कि ये जो सारा
प्रोग्राम है उन लोगों तक इम्प्लीमेंट हो सके। तो इसके द्वारा जो गवर्नमेंट है कोशिश करती है कि कितने कम से कम जो है वो असमानता को हम देखें इंडिया में। अब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एक अच्छी पहल भी की है मिड डे मील की। जो दिन का जो भोजन होता है, मिड डे मील जो है वो गवर्नमेंट ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 2001 में। अब होता क्या है मिड डे मील में कि जो भी मतलब पढ़ने के लिए जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो उनको जो लंच होता है वो स्कूल से ही प्रोवाइड किया जाता है। और ये सबसे पहले 2001 तमिलनाडु में हुआ था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसे ये करना चाहिए अपने स्कूल में। तो इससे क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट हमें देखने को मिले हैं स्कूल लेवल पे हम देखते हैं। सबसे पहले जो पुअर चिल्ड्रन हैं वो अब स्कूल ज़्यादा रेगुलर अटेंड करने लगे हैं, क्योंकि जब पहले तो उन्हें इतना रेगुलर आते नहीं थे, अब लेकिन उन्हें लगता है कि चलो खाने को तो हम लंच तो मिलेगा अच्छे से, तो फिर इसी बहाने वो कम से कम स्कूल जो है वो प्रॉपर अटेंड करने लगे हैं। दूसरा है कि कई बार पहले क्या होता था कि बच्चे जब लंच में खाना खाने के लिए घर जाते थे तो फिर से स्कूल रिटर्न आते ही नहीं थे, क्योंकि सुबह ही उनकी अटेंडेंस हो जाती थी, तो फिर से वो स्कूल आते ही नहीं थे और प्रॉपर अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते थे। तीसरा है उनकी मदर जो है उनमें उनके काम में इंटरप्रेशन नहीं होता है। मतलब कि क्योंकि गरीब जो दलित होते हैं वो क्या होता है कि उनके मम्मी और पापा दोनों ही काम करते हैं बच्चों के। तो कई बार क्या होता है लेडीज़ों के ऊपर ये रहता है कि जब लंच करने बच्चा आता है तो उनके काम में दखल अंदाजी होती है। तो अब ये भी नहीं होता है क्योंकि स्कूल में ही लंच मिल जाता है, तो उनके मदर और फादर जो काम है वो अच्छे से कर सकेंगे। और इसमें क्या किया गया है कि दलित वुमन को खाना बनाने के लिए रखा गया है। मतलब जो मिड डे मील का खाना होता है वो दलित वुमन को बनाने के लिए एम्प्लॉय किया गया है, जिससे कि उन्हें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और उन्हें काम करने के लिए प्लेटफॉर्म मिलता है। और मिड डे जो मील प्रोग्राम है ये रिड्यूस करता है हंगर। मतलब कई बार जो गरीब बच्चे होते हैं ये क्लास में ध्यान से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, भूख की वजह से प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। लेकिन अब हंगर प्रॉब्लम को इन्हें कम किया गया है, बच्चों को प्रॉपर फूड जो है स्कूल में ही दिया जाता है, जिससे कि वो पढ़ाई में भी अपना अच्छा जो है प्रदर्शन दिखा सके, अच्छा कर सके। उसके बाद है चेंज इन एटीट्यूड। अब एटीट्यूड में चेंज करने, नज़रिए में चेंज करने की ज़रूरत क्यों है? अब जैसे गवर्नमेंट जो है वो हमें पता है कि डेली कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनाती रहती है इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, अपॉर्चुनिटी देती रहती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कई इलाके हैं जिसमें अनइक्वालिटी मिलती है। जैसे कि पुअर स्कूल और जो पुअर बच्चों के जो स्कूल होते हैं और रिच जो बच्चों के जो स्कूल होते हैं उनमें काफ़ी फैसिलिटी में अंतर होता है। जो गवर्नमेंट के जो पुअर जो बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं और जो प्राइवेट स्कूल में कई जो अमीर बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं उनकी जो फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। और जो इसी प्रकार अभी भी कहीं स्कूल है दलितों के, जैसे हमने देखा था वाल्मीकि, ओम प्रकाश, जिनको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। ऐसे भी कई स्कूल है दलित के जहाँ पर दलितों को अभी भी डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, इनइक्वालिटी से ट्रीट किया जाता है। और इस जो कंडीशन में होती है इनकी डिग्निटी को काफ़ी ठेस पहुँचती है, उनको रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। तो इन जो इस प्रकार का जो बच्चे देखते हैं, अगर कई बार जो ऐसे बच्चों को किया जाता है, जब बच्चे ऐसे ही देखकर बड़े होते हैं तो उनके दिमाग में भी कई बार रहता है कि क्या उनके साथ सही ट्रीट हुआ। उनके दिमाग में वैसी जो सही जो सोच आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है और उनकी जो थिंकिंग होती है काफ़ी गलत हो जाती है सरकार को लेकर, देश को लेकर, सभी को लेकर। अब जो होता है इसका मुख्य कारण क्या होता है? गवर्नमेंट ने तो चलो माना हमने बना दी ये सारी स्कीम, लेकिन फिर भी ये कम नहीं होता। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है स्लो चेंज एटीट्यूड। क्योंकि कई बार क्या होता है लोगों का नज़रिया, एटीट्यूड काफ़ी धीरे चेंज होता है। अब जैसे अपर कास्ट के लोग हैं, पहले से ही उन्हें पता है, उन्हें वो करते आ रहे हैं कि लोअर कास्ट के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अब गवर्नमेंट ने लॉ तो बना दिया, लेकिन वो लोअर कास्ट के लोगों को ऐसे इक्वल नहीं कर सकते हैं। उनका जो नज़रिया होता है इतना जल्दी चेंज नहीं होता है, उनमें टाइम लगता है। और यही मेन रीज़न है कि अभी तक भी कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर लोअर कास्ट के लोगों को डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। अब ये होता है भले अगर अपर कास्ट के लोगों को पता है कि ये जो हम जो कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन ये अगेंस्ट लॉ है, फिर भी ये करते हैं। रिलीजन, कास्ट, जो भी एबिलिटी और इन सब के वुमन को, चाहे वो गरीब दलित वुमन से, उन सबको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अब आगे इसमें बता रखा है कि जो एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीट विथ डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट। मतलब प्रत्येक व्यक्ति डिजर्व करता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, चाहे वह आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वह लोअर कास्ट का है, दलित है, वो सभी डिजर्व करता है कि उसको एक ही डिग्निटी से और रेस्पेक्ट से उसको साथ ट्रीट किया जाए, उसके प्रति जो है उस एटीट्यूड लोगों का चेंज किया जाए। और लास्ट में बता रखा इशू ऑफ डेमोक्रेटिक इशू इन
अदर डेमोक्रेसीज, मतलब कि बताया गया है कि ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, कई बाहर की कंट्रीज भी है जिसके अंदर इनइक्वलिटी देखने को मिली है। बहुत सारी कंट्री है जिन्होंने स्ट्रगल भी किया है इनइक्वलिटी को कम करने के लिए। एग्जाम्पल दिया गया है यूनाइटेड स्टेट, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन्स के खिलाफ। मतलब कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उनको दास माना जाता था, और जो उनको ये बोला जाता था, जो काले होते थे उन्हें दास माना जाता था, और उन्हें बोला जाता था कभी भी कोई बस में ट्रैवल करेगा और अगर गोरा व्यक्ति आता है तो जो काला व्यक्ति है उसे उठकर पीछे बैठ जाना है, या फिर अगर गोरा व्यक्ति बैठना चाहता है तो उसे बिठाना है। इसी प्रकार एक रोज़ा पार्क्स नाम की एक लेडी थी, अफ्रीकन अमेरिकन वूमन थी, वो अपने काम से आ रही थी, काफ़ी थक गई थी वो, तो उसने मना कर दिया था, उसने रिफ्यूज़ कर दिया था कि मैं नहीं उठूंगी और गोरे को बैठने नहीं दूंगी, जो गोरे व्यक्ति था उसे बैठने नहीं दूंगी। ये बात है 1 दिसंबर 1955 की। तो इस जो इन्होंने जो ये डिसीजन लिया उसके बाद जो वहाँ पर बहुत सारा स्ट्रगल हुआ, मूवमेंट हुआ, जिसे सिविल राइट मूवमेंट कहते हैं। इस मूवमेंट का मेन उद्देश्य यही था कि जो काले लोग हैं, अफ्रीकन अमेरिकन है, उनको भी गोरे लोगों के साथ इक्वली ट्रीट किया जाए, इनइक्वलिटी वहाँ पर उनके कलर को लेकर नहीं हो। तो इस लेसन में यही बताया गया है कि कैसे इक्वलिटी के लिए गवर्नमेंट ने जो है अलग अलग लॉज प्रोविज़न बनाए हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं इक्वलिटी देखने को हमें नहीं मिलती है, और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।